हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है। नीट की परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस नाते सिस्टमेटिक वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज का जो वीडियो है वो मादा युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु जो होते हैं वो टेट्राड के रूप में अरेंज होते हैं। इनमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, इनमें से जो 3 जो होते हैं, ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और यही फंक्शनल मेगास्पोर या क्रियात्मक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है, अर्थात क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका है। आइए देखते हैं कैसे इसका विकास होता है। तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु में इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है। बट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस यहाँ नहीं होती है। केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक के विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड और इनमें से अब क्या होता है, जो 2 केंद्रक बने हैं ये 2 केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक माइक्रोपाइल की तरफ चला जाता है और एक चलाजा की तरफ चला जाता है। अब इसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा और सेकंड माइटोटिक डिवीजन से इस न्यूक्लियस के डिवीजन से यहां आप देख पा रहे हैं 2 न्यूक्लियाई बन गए, इसके भी डिवीजन से यहां 2 न्यूक्लियाई बन गए। तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन से कितने बन गए? 1 2 3 4 4 केंद्रक बन गए या 4 न्यूक्लियाई बन गए। अब इन 4 न्यूक्लियाई का भी फिर क्या होगा? थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा और थर्ड माइटोटिक डिवीजन से क्या बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। पहले क्या हुआ? पहले क्रियात्मक गुरु बीजाणु में प्रथम समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 केंद्रक बने, दोनों केंद्रक अपोजिट पोल पर चले गए और उस अवस्था में इसका नाम पड़ गया द्विकेंद्रकीय भ्रूणकोश। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। अब इनमें जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होता है तो थर्ड माइटोटिक डिवीजन से 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अब यहां क्या होता है? यहां रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, अर्थात इनके केंद्रक जो होते हैं पुनर्व्यवस्थित होते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ से एक केंद्रक, चलाजा की तरफ से एक केंद्रक बीचों बीच में आ जाते हैं और इस प्रकार से ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, 3 जो होते हैं वो चलाजा की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं केंद्रक और 3 माइक्रोपाइल की तरफ केंद्रक दिखाई पड़ रहे हैं और 2 केंद्रक जो हैं इनके बीचों बीच में हैं। इस प्रकार से ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी थी या 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश जो बना था वो इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। 3 माइक्रोपाइल की तरफ केंद्रक, 3 आपके जो है चलाजा की तरफ केंद्रक और 2 सेंट्रल रीजन में या केंद्रीय भाग में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अभी भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हो कि माइटोटिक डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर केवल केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन से फ्री न्यूक्लियर, इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अर्थात कहीं भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं है तो ये न्यूक्लियाई जो हो क्या है? एक तरह से फ्री तो है, इस नाते इनको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसका जब रीअरेंजमेंट हो गया, अब इसमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य के विभाजन से क्या होगा? ये देखिए इस प्रकार से 3 केंद्रक यहां पर थे तो इन 3 केंद्रकों के
इधर भी वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इस केंद्रक के भी चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इस केंद्रक के भी चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो गया। और यहां पर क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ या माइक्रोपाइल सिरे की तरफ क्या देख पा रहे हैं, माइक्रोपाइल सिरे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो दो पार्श्व केंद्रक थे और पार्श्व केंद्रक के चारों ओर भी वॉल का फॉर्मेशन हो गया, भित्ति का निर्माण हो गया। अब इस प्रकार से ये दोनों, इधर देखिएगा, इधर देखिए, ये दोनों क्या कहलाती हैं, सिनर्जिड्स कहलाती हैं। अब इनके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके भी चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके वॉल की फॉर्मेशन से जो सेल बनती है उसको कहते हैं अंड कोशिका। तो इस प्रकार माइक्रोपाइलर रीजन में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जो 3 न्यूक्लियाई बने थे, 3 न्यूक्लियाई के चारों ओर जब वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो क्या क्या चीजें बनी, दो बगल में जो कोशिकाएं थी, पार्श्व में जो दो केंद्रक थे और उनसे जो सेल बनी उनको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका। और जो ये केंद्रक था इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हुआ, इससे क्या बना, अंड कोशिका। तो अंड कोशिका और सिनर्जिड्स इन दोनों को मिला करके एक अपरेटस या अंड समुच्चय या एग समुच्चय भी कहते हैं। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, अंड समुच्चय कह दीजिए, एग अपरेटस कह दीजिए। और इस प्रकार से चलाजा सिरे की तरफ क्या होता है, चलाजा सिरे की तरफ आपने 3 कोशिकाएं देखी और इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। यहां पर क्या था, जहां पर 2 न्यूक्लियाई सेंटर में थे, बीचों बीच में जो न्यूक्लियाई थे, ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। हाँ, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज करता है। अब यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक लार्ज सेल दिखाई पड़ रही है। कैसी दिखाई पड़ रही है, लार्ज सेल, बड़ी कोशिका दिखाई पड़ रही है। इस बड़ी कोशिका का नाम है केंद्रीय कोशिका। और यहां पर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म इसका होता है वो वैक्यूलेटेड होता है। वैक्यूलेटेड का मतलब रिक्तिकामय होता है। तो इस प्रकार से अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां जो रचना बनी है, इस रचना में 3 कोशिकाएं यहां, 3 कोशिकाएं यहां, 6 कोशिका और 1 कोशिका, ये जो बीच में बड़ी सी कोशिका है, कितनी हुई, 7 कोशिका। कितनी कोशिका, 7 कोशिका। केंद्रक कितने हुए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 केंद्रक, 8 केंद्रक। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना है। और यही वो संरचना है जिसके विकास की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट्स। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भ्रूणकोश के बारे में पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन या मादा युग्मकोद्भिद के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। अर्थात ये मादा युग्मकोद्भिद को हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, भ्रूणकोश। तो ये क्या है, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश कितनी कोशिकाएं हैं, कितने केंद्रक हैं, तो इस भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक हैं। ठीक है, 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। जो सिनर्जिड्स हैं इनकी सेल वॉल से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, या उंगलीदार जैसी रचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, या प्रवर्ध दिखाई पड़ रहे हैं, या यहाँ पर कुछ थिकनिंग होती है, उसको कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या नाम दिया गया, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या है, तो जब आप ये देखते होंगे, ये पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन में जब क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन से क्या होता है, इसके दौरान ये पॉलन ट्यूब बनती है और इस पॉलन ट्यूब में 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं और इधर ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो
तो अब ये क्या हो रहा है, ये इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होते हैं, इस पोलन ट्यूब को भ्रूणकोश में प्रवेश कराने के लिए डायरेक्शन देता है। अर्थात पहला काम तो ये होता है कि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद इस क्या कहते हैं सिनर्जिड्स में भेजता है, और सिनर्जिड्स में से होकर के ये किसी तरह से यहाँ पहुँचता है, अंड कोशिका तक पहुँचता है, और वहाँ उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और जो पहला फर्टिलाइजेशन का स्टेप है वो प्रक्रिया उसकी पूरी होती है। तो ये इसका काम है फिलीफॉर्म ऑपरेटस का, कि वो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करने के बाद फिर जो है वो इसको सिनर्जिड्स में भेजती है, और यहाँ से होकर के ये जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो ये इसका काम है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, भ्रूणकोश है। इसी को मादा जो उद्भिद कहते हैं, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं इसमें? 7 कोशिकाएं होती हैं। कितने केंद्रक होते हैं इसमें? कितने केंद्रक? 8 केंद्रक होते हैं। अर्थात 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर होती है मादा युग्मकोद्भिद। अब इसका विकास किससे शुरू हुआ है? एक क्रियात्मक गुरुबीजाणु से। एक क्रियात्मक गुरुबीजाणु से इसका विकास शुरू हुआ है। इस नाते इसको कहते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या एक बीजाणुक विकास। और ये किसमें पाया गया? पॉलीगोनम में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। स्ट्रासबर्गर ने ये खोजा था पॉलीगोनम में। इस नाते मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को यदि वो एक बीजाणु से शुरू होता है, यहाँ किससे शुरू हुआ था? एक गुरु बीजाणु से शुरू हुआ था, तो इस नाते इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन स्ट्रासबर्गर ने इसको किसमें ढूंढा था? पॉलीगोनम में देखा था। इस नाते उन्होंने इसको कह दिया पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा भी होता है कि गुरु बीजाणु जो होते हैं वो जब 2 की संख्या में, यानी कि जो सक्रियात्मक गुरु बीजाणु हैं, तो यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट 2 गुरु बीजाणुओं से शुरू होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइस्पोरिक द्विबीजाणु भ्रूणकोश विकास। बाइस्पोरिक डेवलपमेंट या द्विबीजाणुक भ्रूणकोश विकास। और इसको स्ट्रासबर्गर ने किसमें खोजा था? एलियम में खोजा था। इस नाते इसका नाम पड़ गया एलियम प्रकार का। मोनोस्पोरिक को पॉलीगोनम में देखा था, इस नाते पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। और जो बाइस्पोरिक है या द्विबीजाणु भ्रूणकोश विकास है, उसको उन्होंने एलियम में देखा था, इस नाते उन्होंने नाम दे दिया एलियम प्रकार का। ऐसा भी होता है कि 4 के चारों गुरु बीजाणु एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, अर्थात वो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करें, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोरिक। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरिक कहते हैं, अर्थात टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें जो होती हैं वो एक नहीं है, जैसे यहाँ एक बोला गया, लेकिन यहाँ एक नहीं है, यहाँ कई प्रकार का होता है। जैसे एडोक्सा टाइप होता है, प्लम्बैगो टाइप होता है, ड्रूसा टाइप होता है, पेपरोमिया टाइप होता है, या पिनिया टाइप होता है, फ्रिटिलेरिया टाइप होता है, प्लम्बेजिला टाइप होता है। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के, किसमें? टेट्रास्पोरिक। जब 4 के चारों गुरु बीजाणु एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में भाग लें, तब उसको हम टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। और उसमें कई प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा है आपके मादा युग्मकोद्भिद के विकास की कहानी, या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के विकास की कहानी, या एम्ब्रियो सैक के विकास की कहानी, या भ्रूणकोश के विकास की कहानी। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, खुद को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को दबा दें ताकि टाइम टू टाइम जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो वीडियो प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।